सुबह के बजे हैं 4 और हम निकल चुके हैं केदारनाथ की यात्रा के लिए। सुबह के बज गए 5। सिद्धार्थ साहब लास्ट पॉइंट पे धोखा दे गए हैं। पहचान लीजिए इनको, गौर से देखिए। और हम लोग अब निकल रहे हैं दिव्या के साथ। सो सी यू अगेन। तो सुबह के बज गए हैं 6 और हम पहुंच गए हैं मेरठ। और ये है हमारे मित्र कनिष्क। हाय कनिष्क। हेलो भैया। सो कनिष्क से मैं मिला हूँ यहाँ पे। अब मैं निकलता हूँ फिर आगे। 17 साल बाद मिल रहे हैं हम लोग। 17 साल बाद मिल रहे हैं हम लोग। IMS देहरादून में साथ में थे। सो मिलते हैं फिर। तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ उस हर एक बात की जो केदारनाथ जाने से पहले आपको प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या क्या रास्ते हैं जाने के, और ये यात्रा पूरी करने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको सारी जानकारी एक एक करके देता रहूँगा। तो लगभग 4.5 घंटे की राइडिंग के बाद हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। तो हरिद्वार से आगे हम ऋषिकेश के लिए निकल चुके हैं। केदारनाथ जाने के लिए आपको 2-3 रास्ते पॉसिबल है अगर दिल्ली से बात की जाए तो, जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो रास्ता है वो है दिल्ली से हरिद्वार, ऋषिकेश और उसके आगे देवप्रयाग, श्रीनगर होते हुए आगे निकलना। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है जो यूज़ किया जा सकता है, जो कि दिल्ली से आप लैंसडाउन के लिए निकल सकते हैं और वहाँ से कोटद्वार होते हुए फिर आप आगे निकल सकते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश से आप ये देख सकते हैं राफ्टिंग के बोट्स आपको दिख जाएंगे। तो राफ्टिंग शिवपुरी से होता है। तो ऋषिकेश से लगभग 14 किलोमीटर ऊपर शिवपुरी है और यहाँ से जो केदारनाथ की दूरी है वो है 223 किलोमीटर ऋषिकेश से, जो हम बाइक से पूरी करेंगे। केदारनाथ से नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो भी ऋषिकेश ही है। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून ये 3 रेलवे स्टेशन हैं जो कि आसपास में पड़ते हैं, लेकिन ऋषिकेश सबसे नज़दीक है। और ऋषिकेश में अब गोवा की तरह ही बाइक्स रेंट पे मिलने लगे हैं। तो आप इंडिया के किसी भी कोने से अगर ऋषिकेश पहुंच जाते हैं तो वहां से आप बाइक रेंट पे ले सकते हैं। बाइक के अलावा भी ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून से आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ या 4 धाम के लिए टैक्सी, बसें की सुविधा उपलब्ध है, जो कि प्राइवेट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों चलाते हैं। तो ब्रेकफास्ट हमने शिवपुरी में कर लिया है और हम यहाँ से आगे निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया यहाँ पे हुआ है, सुनिए आप। बढ़ जा खाले, पता चल जाएगा हम गाड़ी नहीं चला रहे हैं क्योंकि कुछ नहीं होता है। बस ऐसे ही चलो। आप भी आ जाइए। भाभी जी बाइक से इतनी इम्प्रेस थी कि उन्होंने इतने खुशी उन्होंने बाइक पे बैठ के अपनी फ़ोटो खिंचवाई है। लिव योर ड्रीम। अगर आपको बाइक चलानी है आप ज़रूर चलाइए।
कुछ ऐसा देखने वाले हैं केदारनाथ में। थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग में आपको दिखाता रहूँगा बीच में, पूरा वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। ऋषिकेश से श्रीनगर का रास्ता जो कि देवप्रयाग होते हुए है, वो लगभग 4-5 महीनों से बंद था और इस रोड पे रिपेयर का काम चल रहा था। वो आपको बीच बीच में दिखते रहेंगे और कुछ लैंडस्लाइड्स भी हुए थे इस बीच में। और ये रास्ता कुछ ही दिन पहले अभी स्टार्ट हुआ है। और जो दूसरा रास्ता है, अगर ये रास्ता बंद होता है तब ऋषिकेश से टिहरी होते हुए हमें श्रीनगर जाना पड़ता है, जो कि लगभग 80 से 90 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है। तो ये रास्ता खुला हुआ था तो हमने ये रास्ता लिया। भले ही कुछ बीच में हमें रोड ख़राब मिले, लेकिन बाकी ओवरऑल रोड का कंडीशन बहुत ही अच्छा था। ऋषिकेश से आगे हिल्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो जो राइड है हिल्स में वो बहुत ही केयरफुली करना होता है। अगर प्लेन्स में हमें 40 से 50 किलोमीटर का एवरेज मिलता है पर आवर, तो हिल्स में हमें हार्डली 20 से 25 किलोमीटर पर आवर का एवरेज मिलता है राइड करने में। तो बहुत ही केयरफुली राइड करना होता है हिल्स में। तो आप भी अगर बाइक से आते हैं तो डू राइड केयरफुली। अगर थोड़ा सा लेट हो भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये है वो एक और नज़ारा जो हमें आगे मिलने वाला है, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। बहुत ही मनोरम दृश्य होता है ये जब आप हिल्स में राइड कर रहे होते हैं। भले ही कुछ रोड ख़राब अगर होता है तो आपको वहाँ पे बहुत ही आराम से चलना होता है। जैसे आपने पीछे देखा लैंडस्लाइड हुआ था और वहाँ क्लियर किया गया था। और बाकी का रोड बहुत ही प्यारा बना हुआ है, ये डबल लेन इन्होंने बनाया है। सो रोड बहुत ही प्यारा है। इक्के दुक्के यहाँ पे लैंडस्लाइड होते ही रहते हैं, तो वो नॉर्मल है यहाँ के लिए। लेकिन आप नज़ारा देखिए, इतना प्यारा मनोरम नज़ारा। हिल्स में आके तो दिल बिल्कुल ही खुश हो जाता है। तो ट्रेन से आप देहरादून, हरिद्वार या ऋषिकेश आके अपनी 4 धाम यात्रा या केदारनाथ या बद्रीनाथ या गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से कहीं से भी आ रहे हैं तो आप देहरादून नियरेस्ट एयरपोर्ट है जो कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, वहाँ से केदारनाथ लगभग 250 किलोमीटर है। सो वहाँ तक आप फ्लाइट से आ सकते हैं। उसके आगे आपको रोड से ही जाना है, तो आप टैक्सी, बस या बाइक रेंट पे ले सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार भी आजकल मिलते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन हिल्स में अगर आपने पहले ड्राइव किया हुआ है या राइड किया हुआ है तभी आप वो रिस्क लें, नहीं तो आप टैक्सी या किसी और साधन से ही आगे जाएं। ये लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे जो कि साफ़ किया जा रहा है। देवप्रयाग से जस्ट पहले हम हैं अभी, और ये लैंडस्लाइड का साइट क्लियर होते ही हम आगे निकलेंगे यहाँ से और देवप्रयाग में रुकेंगे। सो मैं पहुँच चुका हूँ देवप्रयाग, लगभग 12:45 बजे हैं। और देवप्रयाग का मनोरम दृश्य देख सकते हैं जहाँ पे ये 2 नदियाँ आपस में मिलती है और बहुत ही प्यारा संगम है ये। यहाँ से एक्चुअली गंगा का रूप शुरू होता है। इससे पहले ये 2 नदियाँ अलकनंदा और भगीरथी हैं। यहाँ पे दोनों का संगम होता है जो कि देवप्रयाग के नाम से हम जानते हैं, और इसके बाद गंगा माँ यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो दिल्ली से लगभग 9 घंटे की राइड के बाद हम पहुँच चुके हैं देवप्रयाग। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही प्यारा नज़ारा है और मौसम भी बहुत ही प्यारा है अभी। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये नज़ारा, बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। ये है देवप्रयाग, बहुत ही प्यारा लगता है। कभी अगर आएँ तो यहाँ रुक के आप कुछ देर ज़रूर यहाँ पे बिताएं और यहाँ के जो संगम और जो मनोरम दृश्य है उसका मज़ा ज़रूर लें यहाँ पे। तो यहाँ से आगे हम श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल होते हुए, और उसके आगे हमारा प्रयास रहेगा कि आज हम जितने नज़दीक पहुँच पाएँ सोनप्रयाग के उतना अच्छा रहेगा। अगर सोनप्रयाग पहुँच गए बहुत अच्छा है, नहीं तो हम गुप्तकाशी या उसके आगे कहीं ब्रेक लेंगे। तो ये नज़ारे देखते हुए और इसका मज़ा लेते हुए, अगर आपको ये दृश्य में इतना मज़ा आ रहा है, आप सोचिए हमें वहाँ पे
जब राइड कर रहे थे, खुली हवा, ताज़ी हवा, बिल्कुल फ्रेश एयर में कितना मज़ा आ रहा होगा ये राइड करने में। और जब आप भी यहाँ जाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा यहाँ पे। सो अब हम पहुँचने वाले हैं श्रीनगर। नज़ारा शायद श्रीनगर के पास पहुंच गए हैं और ये नज़ारा देखिए। वैसे ही इसे देवभूमि नहीं करते तो बिल्कुल ही देवभूमि ही है ये। हमने अपना लंच लगभग 2:30 बजे श्रीनगर में किया और फिर हम वहाँ से बहुत छोटा छोटा ब्रेक ले रहे हैं। हम लंच के लिए भी हम मुश्किल से 20 मिनट का हमने ब्रेक लिया ताकि हम दिन रहते ही हम जितनी नज़दीक हो सके उतने नज़दीक पहुँच जाएं। रात में हम हिल्स राइड का रिस्क नहीं लेना चाहते, सो हम ट्राई कर रहे हैं कि दिन में ही हम जहाँ तक पहुँच जाएं और बाकी भोले बाबा की माया। श्रीनगर के बाद ज़्यादा रास्ता रह नहीं गया है, रुद्रप्रयाग और उसके आगे गुप्तकाशी। सो हमें लगता है कि शाम होने से पहले हम जरूर गुप्तकाशी तो पहुंच ही जाएंगे। यहाँ फिर से कंस्ट्रक्शन साइट आ गया है, छोटा सा जाम लग रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे वो गीला करके ट्राई कर रहे हैं कि धूल ना हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो रहा है यहाँ पे। और बाइक पे जब हम होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना होता है। तो हम मास्क और बैंडेना से एक और फिल्टर लेयर बना के तब मैं राइड कर रहा हूँ ताकि जितना कम हो सके डस्ट मेरे नाक और मुँह में जाए। अद्भुत नज़ारा, उतना ही प्यारा रोड और ये खुली वादियाँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप भी एंजॉय कीजिए। ये देखिए बिल्कुल ही सी बीच की तरह है और लोग यहाँ लुत्फ़ भी उठा रहे हैं बीच का, सी बीच का। उस तरह पानी तो नहीं है लेकिन रेत अगर आप ध्यान दें तो बिल्कुल सी बीच की तरह है, जो साइड में रेत होते हैं तो उसका लोग मज़ा लेते हुए। हम भी रुक के 2 मिनट इसका मज़ा लेके फिर आगे निकल रहे हैं। और अब हम पहुंचने वाले हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही ये सारा केदारनाथ धाम आता है, केदारनाथ वैली। सो रुद्रप्रयाग में हम एंट्री करने वाले हैं अब। सो मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ के बाईपास से निकलेंगे। तो वो मैं आगे एक बार कंफर्म भी कर लूँगा कि बाईपास कौन सा है। सिटी में जाने से हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। केदारनाथ इधर तो नज़दीक होगा ना? केदारनाथ इधर तो ना?
और गुप्त काशी अब यहाँ से रह गया है बस 37 किलोमीटर्स, जो कि लगभग 1 घंटे में हम उजाला रहते कंप्लीट कर लेंगे। नज़ारा देखिए आप, बर्फीली चोटी दिखनी स्टार्ट हो गई है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं शब्दों में यह दिखा के भी वो बयान नहीं कर पाया जो कि एक्चुअली में ये दिखने में लग रहा है। अति सुंदर, ये छटा देखते ही बनती है। अति सुंदर, बहुत ही मनोरम। आज कोजागरा है, कहते हैं आज चांद से अमृत बरसता है। ये पूर्णिमा का चांद कोजागरा का। लक्ष्मी पूजा भी होता है आज के दिन बंगाल में, और बिहार में मिथिलांचल में कोजागरा कहते हैं इसे। तो कल शाम 7 बजे तक हम भाटा पहुंचने में कामयाब रहे, जो कि लगभग 9 से 10 किलोमीटर है गुप्त काशी के आगे। और ये देखिए आप, मुझे क्या मिला। ये है चिनूक हेलीकॉप्टर, अगर आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही छोटा दिख रहा है। तो अब हम यहाँ से आगे, आज हमारे ये दूसरा दिन है, हम यहाँ से सोनप्रयाग के लिए निकल चुके हैं, जो कि लगभग 17-18 किलोमीटर है। लेकिन जो गूगल मैप पे टाइम दिखा रहा है वो है लगभग 50 मिनट, मतलब कि लगभग 1 घंटा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रोड का क्या कंडीशन होगा। और ये रोड काफ़ी ही बुरे हाल में लग रहा है, आप वो देख सकते हैं, बीच में बहुत ही ख़राब रोड है। प्रयाग से कैब लेना होता है गौरीकुंड के लिए, और वहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है केदारनाथ जी की। पहाड़ी से पत्थर गिरने का भय, यहाँ पत्थर गिरते रहते हैं। ये देखिए ट्रक गिरा हुआ है। कितनी सारी गाड़ियां यहाँ गिरी हुई है। ये 2013 में जो बाढ़ आई थी उसका असर है अभी तक। ये आप देख सकते हैं ट्रक, गाड़ियाँ।
गौरीकुंड यहाँ से 9 किलोमीटर है और केदारनाथ 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर। चलते हैं आगे। आई थिंक 3 किलोमीटर पे हमें फिर से कैब लेना होगा, तो वहाँ जाके देखते हैं क्या होता है। ओके चलिए आगे चलते हैं। सफरनामा सफरनामा। हाँ हाँ अभी भी हो रही हो। त्रिवेणी नारायण 13 किलोमीटर, गौरीकुंड 5 किलोमीटर। बाइक पार्किंग आगे। तो हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग के पार्किंग में और टाइम हुआ है लगभग 10। यहाँ पे अपनी बाइक पार्क करके फिर हम आगे निकलेंगे। यहाँ पे है बाइक पार्किंग, टोटल फुल दिख रहा है जगह, जगह है। हाँ मतलब खुला रहेगा दिन कल तक, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बाइक ही बाइक है यहाँ पे, अब जिधर देखो उधर ही बाइक है, चारों तरफ बाइक। देख रहा हूँ कहीं पे लग जाए या फिर साइड में ऐसे ही लगा के छोड़ना होगा। ना 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 ना, यहीं पे करना होगा और कोई रास्ता नहीं है। आ जाओ आ जाओ, यहीं पे लगा के। तो हमने सोनप्रयाग में रजिस्ट्री के बाद कैब, जो शेयर्ड कैब मिलता है यहाँ पे, वो ले लिया है और इससे हम पहुँचेंगे गौरीकुंड से, जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होगी। ट्रैकिंग जो है वो स्टार्ट रहता है आपका सोनप्रयाग के जो बस स्टैंड है, जहाँ तक ये टैक्सी आपको लाने होता है, और वहाँ से आपको स्टार्ट होना होता है ट्रैकिंग। हम लोग यहाँ से पैदल स्टार्ट करते हैं, पहले गौरीकुंड जाएंगे। गौरीकुंड में कहते हैं जो पानी है वो बिल्कुल ही खौलता हुआ पानी है। चलिए आगे देखते हैं कितना खौलता हुआ पानी है। भाई ना कहाँ हुआ? गाड़ी आपकी है ना ये?
अभी हम जा रहे हैं गौरी कुंड। ये हॉट स्प्रिंग पॉन्ड है, नेचुरल वाटर पॉन्ड। ये है गौरी कुंड। हॉट स्प्रिंग है, गर्म पानी आता है। चल के देखते हैं पानी गर्म है कि नहीं। कोई जाएगा, कोई नहीं जाएगा, बचाने तो बाय कर देंगे भाई, सर्वे मत डाल। गर्म तो है, रियली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है। अब ये बबल्स निकलता हुआ देख सकते हैं। मम्मी ने ले दिया। आपका नाम क्या है? भरत। भरत, बहुत अच्छा नाम है। आप यहीं रहते हो? पढ़ते भी हो? कौन से क्लास में? 3 में। अरे वाह, वेरी गुड बॉय। सुनकेत पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ, आपका नाम क्या है? सुनकेत पढ़ रहा हूँ। संकेत पल्लव? सुनकेत संकेत नहीं, सुनकेत पढ़ रहा हूँ। सुनकेत। हम पहुंच चुके हैं पोनी स्टैंड पे। जो ऑफिशियल रेट है यहाँ से केदारनाथ तक का, यहाँ से वो है 2300 रुपीज़। हाँ, बिल्कुल चिंता नहीं करने का भाई। यहाँ बिल्कुल भी आज बहुत ज़्यादा रश है और यहाँ लगभग टाइम भी दोपहर का हो चुका है कि 1 राउंड ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो मुझे लगभग 2 किलोमीटर और ऊपर चलना पड़ा। मुझे पोनी पॉइंट से पोनी नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ से ऊपर का पहला दर्शन मिल रहा है। ये आगे जाके हमने इसी तरह से नेगोशिएट करके 3000 में कंफर्म किया इस पोनी वाली को, और 3000 में ये रेडी हुआ हमें पर केदारनाथ के बेस कैंप तक लेके जाने। बहुत अच्छी चढ़ाई है। लॉकडाउन में चलने का प्रैक्टिस बिल्कुल खत्म हो चुका है। जब तक आधे रास्ते तब तक बढ़े जाओ, 2 किलोमीटर में ही जवाब देगा। प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें आने से पहले। और इसमें बड़ी चढ़ाई पे ऊपर चढ़ना मुश्किल तो है ही, तो बी प्रिपेयर्ड। और अगर नहीं चल पाते तो कोई बात नहीं है, हेलीकॉप्टर सुविधा भी उपलब्ध है और खच्चर भी मिल जाते हैं, घोड़े भी मिल जाते हैं। ये देखिए, इसको भी जूस चाहिए। और यहाँ का मैगी अगर आप देखें तो हर जगह मिल जाता है और 50 रुपये के एक प्लेट मिलता है वो, क्योंकि ऊपर लाने में इनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होता है। ये देखिए, आप रास्ता देखिए, बिल्कुल 1 वे टाइप का बना हुआ है। बहुत ही खतरनाक है अगर आप इसके यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पे कैसे ये पुल बनाया गया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं।
जा रहा हूँ जा रहा हूँ पिटकों पे भी ला सकते हैं। पिटकों पे अगर दे देंगे तो ये आपका सामान ऊपर या नीचे पहुंचा देंगे और आप बिना सामान के ट्रैकिंग कर सकते हैं। वहाँ से हम आ रहे हैं उस जगह से। यात्रा सुबह लगभग 3 बजे शुरू हो जाती है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, और रात के 9-10 बजे तक यात्रा चलती है। लाइटिंग सफिशिएंट है, लोग अंधेरे में भी करते हैं, लेकिन सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। अभी मैं 31 अक्टूबर को यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो नीचे तो गर्मी थी और हल्की हल्की ठंड स्टार्ट हुई है, और कहते हैं सुबह का टेम्परेचर -2 -4 डिग्री तक जा रहा है अभी, और कभी भी स्नोफॉल हो सकता है अभी। जो आप सारा देख रहे हैं 2013 का जो बाढ़ आया था उसमें सारा ऊपर तक पानी था, उसके वजह से ही ये सारा नीचे गया है। देखने से पूरा डूबा हुआ था ये सब, बहुत ही गहराई है और इतना ऊपर तक पानी था यहाँ पे। गौरीकुंड से जो केदार बाबा की चढ़ाई है वो है लगभग 16 किलोमीटर, जो कि हर जगह लिखा हुआ ऑफिशियली, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि 18 है या 20 है। तो यहाँ पे ऊपर आने के जो माध्यम है वो या तो आप अगर बिल्कुल ही स्वस्थ हैं और चल सकते हैं तो सबसे ज़्यादा मज़ा तो उसमें ही आता है कि आप पैदल ये रास्ता पूरी करें। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है पिट्ठू का ऑप्शन या फिर पोनी का ऑप्शन, जो मैं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ही चल पा रहा था चढ़ाई में, 2 किलोमीटर से ही मुझे ये पोनी करना पड़ा। बहुत ही मनोरम दृश्य है ये। Look at this. Snow-filled mountains, cloud, helicopter, pilgrims. हादसा से पहले ये रास्ता हुआ करता था, देखिए जो रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, पानी ऊपर तक था, वो रास्ता था। आपको रास्ता वहाँ दिख रहा होगा, वो रास्ता था पहले, यहाँ से रास्ता था। यहाँ मोदी गुफा है ये, आप काले कलर का देख रहे हैं, ये लाइट ऑरेंज कलर का नीचे है पीच कलर, एंड देन वहाँ पे एक काला सा आपको गुफा दिख रहा होगा, काला सा पत्थर दिख रहा होगा गुफा उस साइड से। मोदी जी को यहाँ पे तपस्या करने के लिए आते हैं। और ये रास्ता देखिए जो त्रासदी हुआ था वो रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वहाँ से बिल्कुल टूट चुका है। ये नया रास्ता बना है ये। और अब हम पहुंच गए हैं बेस कैंप। यहाँ पीछे देख रहे हैं कैंप्स। बोला था ना
बाबा के पहले दर्शन यहाँ से हो रहे हैं। ये देखिए आप सामने वहाँ पे हर हर महादेव बम बम भोले, हर हर महादेव बम बम भोले। और जो तीसरा ऑप्शन आपने अभी तक अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, ये हेलीकॉप्टर का। हेलीकॉप्टर जहाँ मैं रुका था पाठा से ही हेलीकॉप्टर चलते हैं, और जो रेट है हेलीकॉप्टर का वन साइड का वो है 4800 रुपीज़, और ऑन स्पॉट भी मिल जाता है। लेकिन अगर रश का टाइम है तो प्रेफर्ड ये है कि आप एडवांस बुकिंग कर लें। उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आप अर्ली मॉर्निंग का आप हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं, और दर्शन के बाद आप सेम डे वापस भी लौट सकते हैं। बहुत ही फास्ट सर्विस है। अगर आप देखें, हेलीकॉप्टर आया, जो इसमें बैठे हुए पिलग्रिम्स थे वो उतरे हैं, जो दूसरे सेट के पिलग्रिम्स वापस जाने हैं विद इन 1 मिनट वो उस पर चढ़ते हैं। जैसे ये रेडी होता है उड़ान भरने के लिए, वापसी की यात्रा के लिए, और निकल जाता है। तो 2 मिनट के अंदर ये लैंड करके रिप्लेस करके और निकल गया। ये देखिए, श्री गंगा मंदाकिनी सरस्वती माता मंदिर। ये आप चारों तरफ की खूबसूरती देखिए, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है ये बाबा का। यहाँ पे अभी लगभग 4 से 5,000 लोगों की कैपेसिटी का लॉज या टेंट्स लगे हुए हैं। जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बाबा केदारनाथ, हर हर महादेव। बाकी सब लोग वही है। कौन? यहाँ की खूबसूरती जितनी भी बयां की जाए कम है। किसी भी कैमरे में ये वो खूबसूरती जो आप यहाँ पे साक्षात बाबा के दर्शन पाके करते हैं, वो किसी भी कैमरे से या किसी भी बयान से पूरा नहीं किया जा सकता। ये केवल महसूस करने की चीज़ है। जय भोले बाबा। अभी शाम 6 से 7 बजे तक का आरती का समय है। ये हमेशा सूर्यास्त के समय से डिपेंड करता है। तो अभी जो टाइम है वो 6 से 7 बजे शाम का है। वैसे यहाँ पे 4 से 5,000 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है, लेकिन आज रश बहुत ही ज़्यादा है। आज यहाँ पे कहते हैं 9 से 10,000 के आसपास लोग हैं। मैं लगभग 4:30 पौने 5 में पहुँच गया था, तब से मैं लॉज के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अभी तक मुझे लॉज मिला नहीं है। मैं अपने पूरे सामान के साथ अभी तक हूँ। अभी आरती देखने के बाद फिर से मैं ट्राई करूँगा। मैंने 1-2 फ्रेंड से भी चेक किया है कि अगर कोई कांटेक्ट है तो मुझे मिले, ताकि मैं रात के लिए रूम मुझे मिल सके। देखते हैं क्या होता है आगे। तो अगर आप कभी आने का यहाँ प्लान करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा रस आपको नीचे से लगता है, तो आप ट्राई कीजिए कि अपना लॉज बुकिंग आप फ़ोन नंबर के थ्रू पहले से कर लें। वैसे जो रेट है यहाँ पे नॉर्मल डेज़ में 350 से 400 रुपये पर बेड का है,
लेकिन आज रश के वजह से जहाँ भी अवेलेबल है भी रूम, वहाँ पे 6 से 7 हज़ार का रूम बता रहे हैं। और रश के वजह से कहते हैं 12 बजे के बाद हर आधे घंटे रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ट्राई आप ये कीजिए कि रूम आप अगर भीड़ चल रही है तो रूम आप पहले बुक कर लें। अगर ज़्यादा भीड़ नहीं है तो लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों का इंतजाम रहता है, तब नॉर्मल रेट में 300 से मैक्सिमम 400 रुपये या 500 रुपये तक में आपको पर बेड के हिसाब से यहाँ पे लॉज मिल जाते हैं। सुबह के 6 बजे कपाट खुलते हैं। अभी कपाट खुल चुका है। तो फाइनली कल रात 9 बजे हमारे रहने का इंतजाम हो गया। हमें बेड मिल गया, जो कि एक डोरमेट्री, एक डाइनिंग हॉल में लगाया गया था, जिसमें हमें बेड्स मिले। वहाँ पे हमने रात गुजारी है। अब देखते हैं आगे, अगर हमें कोई होटल रूम मिलता है तो आज हम यहीं पे रुक जाएंगे। बाबा के दर्शन के बाद ये सारे कष्ट भूल जाते हैं। बस एक ही चीज़ याद रहता है, वो है हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय केदारनाथ। छः बजकर 28 मिनट का समय आज का है सूर्योदय का। अब बिल्कुल मंदिर के ऊपर चोटियों पे ध्यान से देखिए, वहाँ सूर्योदय का ये मैंने टाइम लैप्स लिया है। टू 2013 के बाढ़ के बाद यहाँ मंदिर के सिवा कुछ नहीं बचा था। आप अगर चाहो तो ध्यान दें, अभी बहुत दूर दूर में बनाए गए हैं गेस्ट हाउस। पहले बिल्कुल बगल में था, तो मंदिर के अलावा कुछ नहीं बचा था। मैंने भी यहाँ छोटे पत्थरों को जोड़ के एक छोटा सा मंदिर बनाया है। मेरी मन्नत यह है कि इस दुनिया में हमेशा सुख शांति बने रहे, लोग खुशी खुशी रहें। ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है यहाँ जब सुबह सुबह ऊपर आप देख सकते हैं बादल, नीला आकाश, बर्फ़ से भरे हुए पहाड़, और ये हल्की हल्की धूप जब बिखरनी स्टार्ट होती है, तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा। 2013 में बाढ़ आई थी यहाँ पे। ये मंदिर है और मंदिर के ठीक पीछे ये पत्थर आके रुक गया था, और इस पत्थर की वजह से पानी मंदिर के दोनों तरफ से जाना स्टार्ट हो गया था, तो मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। ये पत्थर को सबने डिसाइड किया कि यहीं पे रखा जाए, पत्थर को डिसाइड किया। चलिए आपको दिखाते हैं और नज़दीक से। ये है वो पत्थर। मंदिर के ठीक पीछे आ गया।
के ठीक पीछे अरे बाहर आया कहाँ था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप देख रहे हैं वहाँ से पूरा पानी था। ये मंदिर में पूरा मिट्टी भर चुका था। और ये पत्थर का साइज देखिए, यही वो पत्थर है जो यहाँ आ गया और इसने पानी को दोनों तरफ करना स्टार्ट कर दिया और मंदिर के ठीक पीछे ही आके रुक गया। ये भोले बाबा की माया ही है, उनको पता होता है कब क्या करना है। ये वो पत्थर है, अब इसको भी भगवान की तरह पूज रहे हैं। और हो क्यों ना, ये शिव जी का साक्षात रूप लेके यहाँ पे आया इस मंदिर को बचाने के लिए। बहुत ज़्यादा ठंड है अभी जो टेम्परेचर है वो है -2 डिग्री। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ठंड होगी। देखिए साइज देखिए इसका, बहुत ही विशाल का ये पत्थर है। ये इसको भीमशिला भी कहने लगे हैं अभी। दर्शन सुबह 6 बजे कपाट खुलने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो दर्शन के लिए लाइन है वो लगभग 4 बजे से लगनी स्टार्ट हो जाती है। लाइन में लगने के बाद हमें लगभग 40 से 50 मिनट का टाइम लगा दर्शन के लिए। मैंने दर्शन कर लिया है। Look at this peak and weather is totally changing and looks like it's going to snow soon. Yes, so we are trekking from this way and we have to go over there at Bhairav temple here. मान्यता ये है कि अगर आप केदारनाथ बाबा के दर्शन करते हैं और भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी है। Look at that peak. That peak. Complete white. That is not cloud. Cloud is above that. That seems to be a glacier. It started snowing. तो हम भी मान्यता के अनुसार भैरव बाबा के मंदिर पहुंच गए हैं। ये चढ़ाई भी कठिन थी, हमने कठिन रास्ता लिया। आसान रास्ता भी था लेकिन हमने खड़ी चढ़ाई से चढ़ना शुरू किया। और अब यहाँ से नीचे देख सकते हैं पूरी केदार घाटी दिखती है और मंदिर भी यहाँ दिखता है। और कहते हैं जब 6 महीने यहाँ पे बर्फ़ होती है तो भैरव बाबा इस पूरी घाटी को संभालते हैं। यहाँ से भी आप चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही मनोरम है। दूर दूर तक जहाँ आप देखें वहाँ तक पहाड़ दिखती है। ऊपर से केदार घाटी देखने में देखिए बहुत ही प्यारा। ये नज़ारा देखिए, ये मेरा बहुत ही प्रिय नज़ारा है जहाँ पे ये त्रिशूल, ये नाग और ये पहाड़ों के बीच में जब ये सेट होता है बहुत ही प्यारा लगता है। आप ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। जय भोले बाबा।
सुबह के बजे हैं 6। मंदिर का कपाट खुल गया है, लाइन लगी हुई है। ऊपर का नज़ारा देखिए, फ्रेश स्नोफॉल हुआ रात में। जो बैग है इसको बम बम भोले हर हर महादेव, बम बम भोले हर हर महादेव, बम बम भोले हर हर महादेव। बम बम भोले हर हर महादेव। सनराइज होने वाला है। ये आप देख रहे हैं रात में फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, कल काफ़ी कम था। ये फ्रेश स्नोफॉल हुआ है ऊपर, और यहाँ भी कभी भी अब स्नोफॉल हो सकता है। यहाँ से स्टार्ट हो चुका है अपनी जर्नी के लिए। बैकवर्ड जर्नी टुवर्ड्स सोनप्रयाग। कहते हैं उतरना थोड़ा आसान होता है। 6:30 में हम स्टार्ट किए हैं मंदिर के पास से, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। हमारी बाइक खड़ी है सोनप्रयाग में। गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक हमें टैक्सी से जाना है फिर, और फिर सोनप्रयाग से बाइक लेके हमें अपने होटल तक जाना है जो वाठा हेलीपैड के पास है। और फिर वहाँ से हम ट्राई करेंगे कि आज लगभग आधा डिस्टेंस कवर कर लिया जाए, ताकि कल मॉर्निंग में डे टाइम में ही हम दिल्ली पहुँच सकें और ज़्यादा हेक्टिक ना रहे। तो देखते हैं आज उतरने के बाद कैसा रहता है कंडीशन हमारा, उस पर ही डिपेंड करता है। स्नोफॉल हल्की हल्की हुई है नीचे भी, ये आप देख सकते हैं। ऊपर तो अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है। जो रात में हल्की स्नोफॉल हुई है वो आप देख सकते हैं, यहाँ क्लियरली विजिबल है। आज सुबह का यहाँ का टेम्परेचर -7 डिग्री था, इसलिए जब भी आप आते हैं टेम्परेचर पे ध्यान जरूर रखें, उसके हिसाब से आप अपने कपड़े रखें। एक और नज़ारा सनराइज का। बहुत ही अद्भुत होता है, यहाँ से जाने का मन नहीं करता, मन करता आप यहीं बस जाओ। बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय शिवाय लेकिन वो बोल दूंगा मेरा शिवाय 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 शिवाय। देखिए यहाँ भी ये नज़ारा गौरीकुंड 13.5 किलोमीटर रह गया है, मतलब 2.5 किलोमीटर में चल चुका हूँ आधे घंटे में। गुड रेट, देखते हैं कब तक ये रेट मेंटेन रहता है। और 2.5 किलोमीटर कवर हुआ है आधे घंटे में। 6:30 में चढ़ाई शुरू की थी, 7 बज रहे हैं। ये देखिए आप, बिल्कुल बर्फ है ये। नीचे से वहाँ से टूटना भी स्टार्ट हो गया है, उस जगह आप देख रहे हैं ये टूटना स्टार्ट हो गया और नीचे से भी टूट टूट के गिर रहा है। फिर अभी बर्फबारी होगी, फिर ये बर्फ से भर जाएगा। हल्की हल्की स्नोफॉल हुई है, वो आप यहाँ भी देख सकते हैं। और सामने आप वहाँ देख रहे हैं काला पत्थर, वो है मोदी गुफा। वहाँ पे मोदी जी आके उस दिन तपस्या किए थे। और बड़ी बात यह है कि भले ही हेलीकॉप्टर से वो हेलीकॉप्टर बेस तक आए होंगे, लेकिन ये रास्ता जो लगभग 5-6 किलोमीटर का है, उन्होंने पैदल सफ़र किया। 65-70 साल के प्रधानमंत्री हमारे 6 किलोमीटर इन रास्तों पे पैदल चलना काबिल तारीफ़ है। हैट्स ऑफ टू हिम। वहाँ पे टाइम हुआ है 8:20। 6:30 पे मैं चला था मंदिर से। 6 किलोमीटर आ चुका हूँ मैं लगभग 2 घंटे में। ये देखिए क्या मिला, ये गुफा। मैं हूँ गुफा के अंदर। फिर से देखना है। गुफा के अंदर का दिखाता हूँ आपको। BHK से कम नहीं है ये गुफा। एक बेडरूम यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, और ये पूरा ड्राइंग डाइनिंग। ये पूरा ड्राइंग डाइनिंग है। फिर से देखिए BHK गुफा। हाय, लगभग आधे रास्ते का सफ़र पूरा हो गया है। 9:20 मतलब लगभग 3 घंटे में आधा रास्ता पूरा हुआ है। और हमें जाना है वहाँ उससे आगे। अभी आधा रास्ता बाकी है। भोले बाबा पार लगाएंगे। जय भोले शंकर, भोले दानी।
शिव शंकर, भोले दानी शिव शंकर, कैलाशपति नमो नमः। भोले दानी शिव शंकर, कैलाशपति नमो नमः। भोले दानी शिव शंकर, कैलाशपति नमो नमः। जाते समय मैं पानी से उस रास्ते से गया था, तो आप देख रहे हैं वो जा रहे हैं पानी वाले। हाँ, ये रास्ता है, ये रास्ता आते हुए अलग रास्ते से आए हैं। आपको ये नज़ारे दिखा दूँ। और ये रहा मैं थका हारा, लेकिन भोले बाबा पार लगाएंगे। लगभग 6 किलोमीटर और रह गया है। मुझे लगता है 2 घंटे में मैं कर लूँगा। 2 घंटे में कर लूँगा मैं। अपडेट करता रहूँगा मैं बीच में। रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है और मुश्किल के आगे ही बाबा हैं। सो बाबा दर्शन भी उनको ही देते हैं जो कठिनाइयों को पार करके आते हैं। भले ही हेलीकॉप्टर से लोग जाने लगे हैं, लेकिन जो मज़ा खुद चल के जाने में है वो कहीं और नहीं। लेकिन चलिए तभी जब आप बिल्कुल फिजिकली फिट हो, हर तरह से आप बिल्कुल, ये जो चढ़ाई है 18 किलोमीटर की, वो आप कर सकते हो। बहुत चढ़ाई है, सांसें फूलती है। चलते रहेंगे, हार नहीं मानना है, चलते जाना है। ए भोले शंकर। एक गुफा वहाँ पे भी है। एक गुफा काफ़ी बड़ा सा है। इधर खाई है। देख सकते हैं कैसे कितने बड़े बड़े पत्थर गिरे यहाँ पे। मैं अपने ट्रैकिंग और राइडिंग शूज़ लेके गया था, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। उसमें मुझे चलने में आगे पैरों में दिक्कत हो रही थी। तो मेरी ये पर्सनल फीलिंग है कि अगर आप स्नीकर्स या बिल्कुल लाइट शूज़, स्पोर्ट्स शूज़, अगर बहुत ही लाइट शूज़ में रहेंगे तो आपको बहुत ही चलने में आसानी होगी और आप आसानी से यात्रा पूरी कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे पहले का पुल था वो सारा टूटा हुआ है। ये उसके पुल के टूटे हुए हिस्से यहाँ अभी तक फंसे हुए हैं। ये देखिए, पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन कितना टफ होता है। ये देखिए, लोग मिलके ये लेके जा रहे हैं। इसलिए टफ होता है यहाँ कंस्ट्रक्शन पहाड़ों में, क्योंकि यहाँ मशीनरी नहीं आ सकती आसानी से। यहाँ आसानी से मशीनरी आ नहीं सकती। आपकी चढ़ाई के लिए ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। 12:30 बजे 2.5 किलोमीटर गौरीकुंड और रह गया है। लेट्स सी, मुझे तो लग रहा है और 1 घंटे लग जाएंगे जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ। लेट्स सी, मेरे जूतों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत ज़्यादा हैवी है जूते और आगे बहुत हार्ड है। वो अंगलियों को ऑलमोस्ट इतना दबा रहे हैं, मैं प्रॉपरली पैर उठा नहीं पा रहा हूँ। तो फाइनली मैं गौरीकुंड पहुँच चुका हूँ और टाइम हुआ है 1:45। 6:30 में चला था,
1:45 में गौरीकुंड पहुंच चुका हूँ मैं। और आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, ये है मेरी स्टिक। ये देखिए इसका हाल देखिए। कार्टून बन चुका है इसका। अब मैं कोशिश करूँगा किसी जाने वाले को अगर ज़रूरत होगी इस स्टिक की, मैं उन्हें दे दूँगा ताकि ये यहीं पे सेवा करते थे स्टिक। जय बाबा केदार। ये रहा गौरीकुंड। फाइनली मैं सफल रहा ऊपर से नीचे उतरने में। ये रहा गौरीकुंड। हाँ, मेरी हालत ख़राब हो चुकी है बिल्कुल। ये है गौरीकुंड। इसमें अगर आप ध्यान से देखें बबल्स आपको दिखाई देगा नीचे से ऊपर आता हुआ। इसमें हमेशा पानी गर्म रहता है। सोर्स पता नहीं कितना नीचे है, पानी गर्म आ रहा है। जबकि ठीक बगल में जो नदी है वो बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडी है। और ये उबलता हुआ पानी है बिल्कुल। अब हम लोग यहाँ से रेडी हो गए हैं। सोनप्रयाग से वापस जाएंगे पाठा में अपने होटल पे, और फिर रास्ते का नज़ारा दिखाते हुए चलते हैं आपको। लॉन्ग राइड पे जाने के लिए बहुत से राइडर्स मुझसे पूछते हैं कि आप क्या क्या तैयारी करते हो। जो मैं तैयारी करता हूँ, राइड से पहले मैं ये कंफर्म करता हूँ कि मेरी बाइक सर्विस हुई हो और ब्रेक्स और लाइट्स परफेक्ट काम कर रहे हैं। मेरा एक मोबाइल स्टैंड है जिसमें ये चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है ताकि मेरा मोबाइल हमेशा चार्ज रहे, और एक इमरजेंसी मोबाइल स्टैंड भी मैंने रखा हुआ है। और इसके अलावा मैं कुछ स्पेयर्स अपने साथ रखता हूँ, जैसे कि क्लच वायर और स्पेयर ट्यूब भी मैं अपने साथ रखता हूँ। और जो हेलमेट है उस पर मेरा ब्लूटूथ लगा हुआ है ताकि आप फ़ोन कॉल्स रिसीव कर सको, या अगर कुछ आपको गाने सुनने हैं तो आप वो सुन सको। लेकिन मेनली जो फ़ोन कॉल्स हैं, प्लस ये जो इंटरकॉम होता है वो दूसरे हेलमेट से कनेक्ट हो जाता है। जो अगर दूसरा राइडर आपके साथ राइड कर रहा है तो वो आपके साथ कनेक्ट हो जाता है और आप बिना मोबाइल नेटवर्क के उनसे बात कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। प्लस गोप्रो माउंट लगा हुआ है मेरे हेलमेट के आगे और मेरे वाइज़र पे, जिससे मैं वाइज़र से मैं अभी ये व्यू ले रहा हूँ। और दूसरा व्यू जो आपने देखा होगा सामने का व्यू, वो मेरे हेलमेट के व्यू से आता है। और ड्रेसिंग आपको जैकेट्स या फिर गार्ड्स जो आर्म गार्ड या नी गार्ड हैं, तो मैं जनरली जैकेट यूज़ करता हूँ और नी गार्ड यूज़ करता हूँ। तो जैकेट में आर्म गार्ड पहले से होते हैं और नी गार्ड यूज़ करता हूँ। मैं ग्लव्स हमेशा 2 पेयर रखता हूँ, एक नॉर्मल जो कि मैं नॉर्मल कंडीशन में यूज़ कर सकूँ, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा विंटर्स के, एक्सट्रीम विंटर्स के। राइडिंग के समय मैं जनरली अपना गूगल मैप भी ऑन रखता हूँ ताकि मुझे रास्तों का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और उसके अलावा जो प्रिपरेशन है, मैं एक ग्लव्स के अंदर पहनने के लिए एक वार्मर भी रखता हूँ एक्स्ट्रा, ताकि अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड होती है तो मैं वो वार्मर यूज़ कर सकूँ। और भी कुछ स्पेयर्स रखता हूँ, जैसे कि चेन लॉक्स या फिर लुब्रिकेंट और चेन क्लीन जो होता है वो भी मेरे पास में हमेशा अपने सैडल में डाल के रखता हूँ। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका लगेज। आप कैसे अपने लगेज को रखते हो? मैं प्रेफर करता हूँ पर्सनली सैडल रखना। सैडल में क्योंकि दोनों तरफ सामान होता है और आप जब सैडल को बाइक पे डालते हो तो बहुत ज़्यादा गिरने का डर नहीं रहता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल बैग को अगर टाई करते हो और उस बैग को अगर कहीं खोलना पड़े तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, या फिर उसके गिरने का, वो जो आपने बांधा हुआ है बंजी रोप से, वो लूज़ होने का और गिरने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, तो उसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। तो मेरा जो पर्सनल फीलिंग है कि आप सैडल या फिर जो पैनियर्स और साइड पैनियर्स आते हैं
जनरली आप वो यूज़ करो, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। DRER टीम से रोशन भी आज सोनप्रयाग पहुंचने वाला है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि वो मुझे आगे मिलने वाला है जिस हिसाब से हमारी बात हुई थी। और ये रहा रोशन। तो रोशन से मैं मिला सोनप्रयाग से जस्ट पहले। आप इस बैकग्राउंड को ध्यान से देखिए, है ना प्यारा? बहुत ही प्यारा नज़ारा है ये। हमने 6 बजे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और लगभग 1 घंटे लग गए हमें, और उस मोमेंट को मैंने ट्राई किया है इस टाइम लैप्स में कैप्चर करने का। एंजॉय कीजिए आप। तो वापसी जाने में श्रीनगर में मेरी फैमिली फ्रेंड सीमा भंडारी और उनके मम्मी पापा, उनकी पूरी फैमिली रहती है। तो मैंने उसको इन्फॉर्म किया है कि वापस आते हुए मैं उनके घर आऊँगा, और मैं उनके घर उन सब से मिलता हुआ तब आगे निकलूँगा। सो चलिए पहुँचते हैं श्रीनगर और मिलते हैं सीमा से। जा रहा हूँ। अरे तो क्या हुआ? ये हमारा यहाँ का वो होता है टीका। आपने खाना तो खाया खाया नहीं, यही बात तो मैं लगता है ठीक है तो है। चलिए मिलते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, अब तो देख लिया रास्ते में ही है, बिल्कुल रास्ते पे है। नहीं रास्ता देख लिया ना, अब कम से कम ये आसानी होगी देखने में। अब बिल्कुल मेन रोड पे ही है, कहीं अंदर जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, कैमरा ऑन हो गया। सबसे मिल लिए भाई, वहाँ बिल्कुल YouTube में आएगा YouTube में आ जाएगा सारा। बाय बाय। हाँ हाँ चलो बाय।
ये है देवप्रयाग, जहाँ दो नदियाँ मिल रही है और दोनों जल आप देख रहे हैं, दो अलग अलग जल हैं और वहाँ जाके एक हो रहे हैं। ये मैं आपको उस साइड से भी दिखाऊंगा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो आज मैंने आपको दर्शन करवाया श्री केदारनाथ धाम का, और आगे मैं आपको और भी दर्शन करवाऊंगा। तो ये दर्शन अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं और हेलीकॉप्टर का यूज़ कर रहे हैं तो आप 3 दिन में ये यात्रा पूरी कर सकते हैं। मैं केदारनाथ में 2 दिन रुका, तो मुझे इस यात्रा को पूरा करने में 5 दिन लगे, क्योंकि मैं पहले दिन फाटा में रुका, दूसरे दिन में रुका केदारनाथ में, तीसरे दिन भी मैं रुका केदारनाथ में, चौथे दिन में फिर फाटा में रुका, और 5वें दिन में फाटा से निकल के दिल्ली अपने घर फरीदाबाद पहुंचा। फरीदाबाद पहुंचने में मुझे लगभग 12-1 के आसपास बच गया, 1-1:30 के आसपास। तो ये आप 3 दिन में भी कर सकते हैं, अगर आप पैदल करते हैं तो 4 से 5 दिन में भी कर सकते हैं। तो अपने टाइम के हिसाब से और अपने कंफर्ट के हिसाब से आप ये यात्रा को प्लान कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप अपनी यात्रा को बहुत ही कन्वीनियंट बनाएंगे। मैं अपने रास्ते में आगे ऋषिकेश की तरफ निकल चला हूँ। ये रास्ता बीच में फिर से बंद हो गया था, 3 लैंडस्लाइड हुए थे, जिसमें से ये पहला लैंडस्लाइड है, ये मेजर था, और इसको अभी क्लीनिंग करने का काम चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बुरा लैंडस्लाइड था ये। सो लकीली ये रास्ता फिर से आज ओपन हो गया, ये फिर से बीच में 2 दिन बंद होने के बाद। यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था, दिस इज द साइट। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, जो केदारनाथ की चढ़ाई है गौरीकुंड से, वो सुबह के 3-3:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है और रात के 9 से 10 बजे तक होता है। अगर आप तेज चलते हैं और कंफर्टेबल हैं तो आप 3 बजे सुबह अगर स्टार्ट करते हैं और 6 घंटे में अगर आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो आप 9 बजे के आसपास ऊपर पहुंच जाएंगे। आप 2-3 घंटे में वहां दर्शन कर लेंगे और आप सेम डे वापस चल के लगभग रात के 9-10 बजे तक वापस गौरीकुंड। से हम लोग यहीं पे हैं, आगे रोड पे मलबा है जिसको साफ कराया जा रहा है। तो लगभग 1 घंटे यहाँ रुकने के बाद हम यहाँ से आगे निकले, जिससे कि हमारी राइड थोड़ी लेट हो गई, जिससे मैं पहुँचने में भी थोड़ा लेट हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कितना बुरा लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे, और क्लीनिंग में हमें 1 घंटे यहाँ रुका हुआ था, तब जाके ये रास्ता क्लीन हुआ है। यह ऋषिकेश के रिजॉर्ट्स। हर हर महादेव, बम बम भोले, हर हर महादेव, बम बम भोले, हर हर महादेव। बाबा मैं फिर से वापस आऊंगा। हर हर महादेव। केदारनाथ धाम यात्रा के कुछ और यादगार पल। तो आप सबके प्रोत्साहन और आशीर्वाद और भोले बाबा के आशीर्वाद से मैंने अपनी ये केदारनाथ यात्रा संपूर्ण की। इस केदारनाथ यात्रा में मुझे बहुत ही सुकून मिला।
आप भी एक बार ज़रूर केदारनाथ होके आओ, बहुत ही मनोरम लगता है, दिल को सुकून मिलता है। और भोले बाबा के आगे अपना शीश झुका के आशीर्वाद ज़रूर लो। बम बम भोले।